ये ऐसी इसी तरह की पार्टी है एक ओवैसी साहब, क्या वो कह रहे हैं कि ये तो हिंदू कोड बिल हम सब पे थोपा जा रहा है। इससे इससे क्या लगता है, हिंदुओं को, हिंदू समुदाय की अगर बात करें तो कोई फायदा होगा या नुकसान होगा? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तलाक का कोई प्रोविजन हिंदू शास्त्रों में है? तलाक का कोई प्रोविजन जी कोई क्या हिंदू लॉ में जो शास्त्रों पर आधारित है, क्या उसमें कोई प्रोविजन है? देश के कुछ हिस्सों को छोड़कर क्या महिलाओं को संपत्ति में अधिकार क्या हिंदू कानून में था? नहीं था। तलाक का अधिकार नहीं था। तो अगर आज जो कानून देश में लागू है उसमें जो तलाक का प्रावधान है वो कहां से आया? वो दूसरे कानूनों से आया ना। जैसे मुस्लिम कानून है या जूइश लॉ है। एक बात ध्यान रखिए, आज भी हम अपनी सारी संस्थाओं को कहते हैं, एक दूसरे पे नजर डालिए। आपको ये अधिकार है, अगर आपको ये चिंता है कि आप हिंदू कोई चीज आपके दिल में उसके लिए जगह नहीं है, मैं सख्त शब्द नहीं प्रयोग कर रहा, तो आप अपनी बताइए और ये प्रूफ करिए कि ये औरों से बेहतर है। लोग उसे स्वीकार कर लेंगे। मौजूदा दौर में जब हिंदू कोड बिल बना तो तलाक का सिद्धांत स्वीकार किया या नहीं किया? महिलाओं को प्रॉपर्टी में जो अधिकार दिया वो शास्त्रों में तो नहीं था। ये तो मॉडर्न पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। हिंदू नाम तो इसको इसलिए दिया गया था, ये आश्वासन देने के लिए मुसलमानों को कि ये तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा। अब बात मिसाल के तौर पे HUF है। अब आप तो कहिए कि भाई आप भी HUF का फायदा उठा लीजिएगा अगर UCC बनता है तो। या तो HUF का फायदा हर कोई उठाएगा या कोई भी नहीं उठाएगा, लेकिन यहां पर कोई उसका अध्ययन करने को भी तैयार नहीं है। वो तो सिर्फ हमें विरोध करना है। क्यों विरोध करना है? ताकि हम एक वर्ग को यह बता सकें कि तुम्हारी धार्मिक आस्था पे हमला हो रहा है। और जब यह बताया जाएगा तो वो भेड़ बकरी की तरह उनको इकट्ठा करना और उनका खुद फायदा उठाना, ये एक परंपरा चली आ रही है जिसका इस्तेमाल देश के विभाजन के लिए भी हुआ था। आज समाज को विभाजित करने के लिए वही हथकंडे पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन आपने लॉ कमीशन का जिक्र किया, तो 5 साल पहले 2018 में लॉ कमीशन ने कहा कि अभी जरूरत नहीं है, तो ऐसा 5 साल में क्या बदल गया? नहीं, 5 साल देखिए, लॉ कमीशन कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसकी राय लॉ कमीशन के पास तो केवल मैं ये कह रहा हूं कि आज उन्होंने सुझाव मांगे, दे दीजिए। लॉ कमीशन की राय आपके ऊपर कोई बाइंडिंग हो ऐसा नहीं है। लॉ कमीशन से कहीं ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है जी। वो लगातार कहते रहे हैं, सरकार को लगातार कहते रहे हैं कि ये डेड लेटर नहीं रहना चाहिए प्रोविजन। जल्दी से जल्दी मतलब ये 1985 में चीफ जस्टिस ऑनरेबल चंद्रचूड़ जी ने कहा। अभी हाल में 3-4 साल पहले गोवा में एक कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करते हुए तत्कालीन न्यायाधीश बोरबोडे साहब नाम है, मुझे नाम ठीक से ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने गोवा में खड़े होकर ये कहा कि जिन लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर परेशानी है, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो गोवा आकर देखें। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है जी। क्या वहां पर जो रीति रिवाजों की विविधता है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों से यह कहता है कि तुम फेरे लगा के शादी करो? ये दुष्प्रचार है, ये समाज को बांटने की कोशिशें हैं ये। लेकिन फिर इसी न्याय की समानता की बात पे, क्या इससे पहले ये जरूरी नहीं कि जैसे जब लोग बात करते हैं कि हमारे धर्म में हमें शरिया को ही फॉलो करना है, अब वो शरिया जो है वो फॉलो नहीं होगा अगर UCC आएगा तो वो हमारे धर्म पर चोट हो गई। अब आप कह रही हैं भ्रामक है, दुष्प्रचार है, लेकिन उनको तो सब कुछ पढ़ाया गया ना इस तरीके से। भाई ये उनकी अपनी जाती राय है। आप इस तरह करके देखिए, भारत का बंटवारा हुआ 1947 जी। क्या बातें कही गई थी? हमारा धर्म खतरे में होगा, हमारी शरीयत खतरे में होगी, हमारी संस्कृति खतरे में होगी, हमारी जुबान खतरे में होगी। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना।
पाकिस्तान ने कितने साल के अंदर उस पर्सनल लॉ बोर्ड को, उस पर्सनल लॉ को बदल दिया जिसको ये शरीयत कह रहे हैं। 1962 में उन्होंने ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगा दी। 1962 में उन्होंने पॉलीगैमी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो वो अब पाकिस्तान में बनने के बाद इस्लाम कुछ और हो गया। श्रीलंका में यही कानून लागू था। श्रीलंका के मुसलमानों ने अब से 10-11 साल पहले अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून, यही कानून वहां भी लागू था। उन्होंने सरकार को ज्ञापन दे के कहा, सरकार ने वहां पहल नहीं करी, सरकार को ज्ञापन दे के कहा कि यह कानून हमारी प्रगति में, हमारे विकास में अवरोधक बना हुआ है, इसको बदलिए। और वहां बदल गया। दुनिया के मुस्लिम मुल्क, अरब मुल्क, वहां पे ये प्रोसेस कब शुरू हुआ है इस कानून में सुधार का? अब से 200 साल पहले। भारत दुनिया में अकेला देश है जहां पे हमें तो ये बताया जाता है कि इस्लाम पूरी दुनिया में एक है। अब यहां पे जो लोग हैं वो हमें बताते हैं नहीं, हिंदुस्तान का इस्लाम पूरी दुनिया से अलग। नहीं तो यहां पर भी फिर वही होने दीजिए, मतलब वो कहते हैं कि यहां पर भी होने दीजिए। वहां पर भी तो जैसे श्रीलंका का आपने एग्जांपल दिया, वो वहां पे मुस्लिम समुदाय ने खुद कहा कि हमें चाहिए, तो यहां पर भी उस वक्त का इंतजार किया जाए जब मुस्लिम समुदाय खुद कहे या कोई समुदाय खुद कहे, आदिवासी खुद कहे। भाई आदिवासी कहीं कोई आपको विरोध नहीं कर रहा है, इसलिए कि वो जानते हैं अच्छी तरह कि ये कानून रीति रिवाज की समरूपता इसका उद्देश्य नहीं है। और लंका की मिसाल तो मैंने सिर्फ इसलिए दी, पाकिस्तान में तो सरकार ने इनिशिएटिव लिया, उसको क्यों नहीं फॉलो करें? श्रीलंका में अब मुसलमान जाके, चूंकि वहां की सरकार इनिशिएटिव नहीं ले रही थी इसलिए उन्होंने जाके ज्ञापन दिया। लेकिन मुस्लिम मुल्कों में जो अरब मुल्क हैं, जो सब मुस्लिम मुल्क हैं, वहां जो सुधार हुआ वो कैसे हुआ? हमें सोचना है। हम आज, भारत कहां पे खड़ा है? भारत आज उस पायदान पे खड़ा है जहां दुनिया भारत को उभरती हुई शक्ति के तौर पे देख रही है। ये उभरती हुई शक्ति, क्या ये अपने यहां हमारी ये जिम्मेदारी नहीं होगी कि हम हर वो कदम उठाएं जिससे हमारी आंतरिक एकता मजबूत हो? लोग कह रहे हैं कि ये तो इलेक्शन के लिए ट्रम्प कार्ड है। मैंने कहा जब वो शब्द ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब वो ये स्वीकार करते हैं कि इस देश की जनता यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहती है। लेकिन ये भी तो हकीकत है ना कि चुनाव हैं और वो जो आप कह रहे हैं भ्रम है या जो दुष्प्रचार है उस पर भी वोट पड़ेंगे और उन वोटों को भी कुछ इलाकों में भुनाया जाएगा। हमने मान लिया कि चुनाव हैं, तो आप भी फायदा उठाइए, आप भी सपोर्ट करिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को। लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। भाई बहुत आसान तरीका है ना कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कहिए कि ये संविधान में है, इसके विरोध का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो ये देखना चाहेंगे कि प्रावधान क्या है जी, ये कहिए ना जी। आप तो सिद्धांत रूप में यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, तो आप तो अपने आप को वल्नरेबल बना रहे हैं। आप कहिए कि सिद्धांत स्वीकार,